हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 4 चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ था उसको अभी हम कंप्लीट करते हैं, देन 5 चैप्टर में आएंगे। निर्धनता क्यों होती है? समग्र निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता का ही योग है। मतलब पूरा निर्धनता को हम मापन करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के निर्धनता का ही योग का मापन करते हैं। और निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण आधारिक संरचनाओं का अभाव, मतलब पूंजी की कमी, आधारिक संरचनाओं का अभाव और मांग के अभाव और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और सामाजिक कल्याण अव्यवस्था का अभाव के कारण हो सकता है। आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा। हम लोग पढ़े थे ब्रिटिश शासन ने कैसी नीतियाँ अपनाई थी जिसके कारण यहाँ पर कैसी आर्थिक दशा बनी हुई थी, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना का निर्माण 51 से 56 और उसके बाद किया गया। 7 पंचवर्षीय योजनाओं में कैसे आयात प्रतिस्थापन ने संरक्षण दिया गया उद्योगों को, और किस तरह जो क्राइसिस आई थी तो फिर हमें आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ी 1991 में। वो हम पढ़ चुके हैं। आप पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे तो शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ, मतलब औद्योगिकरण तो हुआ ही नहीं और जो बचा हुआ था वो भी नष्ट हो गया। और इंग्लैंड में लंकाशायर भी निर्मित सूती वस्त्रों का निर्यात, यहाँ पर वो अपने बने हुए माल का यहाँ पर बाज़ार चाहते थे और उनको बाज़ार अच्छी तरह मिल गई थी, तो यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्यातक रह गया था। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर थे। हम लोग पिछले अध्याय में भी देखा था 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर आश्रित थी, और कृषि से उत्पादकता भी कम थी क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं थी, तो अभाव था हर चीज़ का, तो कहाँ से करते। उस क्षेत्रों में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, जिससे व्यापारी और महाजन को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली। जो थे वो जमींदार वो बहुत मतलब उनको संपन्न होते गए, और जो होता है कृषक उनकी दयनीय स्थिति, किसान की दयनीय स्थिति और शोषण होता रहा, कभी उन्हें सुधार नहीं हुआ। ब्रिटिश राज में खदानों का भी निर्यात, यहाँ से खदान भी जाता था, और जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि में अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाप रे, 1875 से 1900 की अवधि जो होता है ना, 25 साल में 260 लोग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार, उन लोग जब औद्योगिकरण हुआ ना तो उन लोग की एक ही नीति थी, यहाँ बाजार का निर्माण और कच्चे माल का आयात। तो कच्चा माल आयात करते थे और वहीं अपने तैयार माल का निर्यात करते थे। तो फिर यहाँ पर उन लोगों को बाजार मिल गया। भारतीय अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान करता रहे, मतलब और यहीं से वो अपना प्रशासन भी चलाते थे और सबको मतलब पूरा तरह से यहाँ पर संसाधनों का दोहन, हर चीज़ के लेकर दोहन करते थे। अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा गया। उद्योगों को सस्ते दाम पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथे बेचना पड़ा, और खदानों का भी निर्यात कर दिया गया। यहाँ पर खदान का भी निर्यात किया गया, जिसके कारण देखते हैं हम लोग 1875 के और 1900 के दशक में 125 लोगों की कैसे मतलब यहाँ पर लोग की मृत्यु हो गई, और कितना अकाल भूख के कारण तो मर गए। और 1857-58 में स्थानीय किसानों को हटाने और किसानों पर भारी कर थोपने और अन्य आक्रोशों ने सिपाही विद्रोह द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के रूप ले लिया। ये जो नीतियाँ बनाई थी और जिस तरह वहाँ पर 1857 के विद्रोह के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर कारक थे, मतलब और वो सिपाही विद्रोह जिस मतलब शुरुआत सिपाही से हुआ, इसी कारण उसका सिपाही विद्रोह नाम पड़ा। नहीं तो यहाँ की आर्थिक नीतियाँ के कारण कितना अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के रूप ले लिया। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। गांवों में कृषि ही मेन जीविका का आधार होता है, मतलब भूमि उनकी
परिसंपत्ति है। भूस्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख आधारक माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए हैं। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर भूमिहीनों के बीच बांटा गया। मतलब जब स्वतंत्रता मिली उस समय बहुत सा असमानताएं थी, तो जिसके पास ज़्यादा जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन था तो उनको भूमिहीन कृषकों के बीच बांटना था। तो उस समय कानून आया, तो भूमि पुनर्वितरण का कानून। तो हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उसमें था संपत्ति का अधिकार पहले हम लोग के अधिकारों में दिया गया था, लेकिन जब ये पुनः वितरण का भूमिहीन किसानों को, जब किसानों के भूमि के वितरण के लिए ये कानून बना तो वो लोग किसान चले गए कोर्ट में से हमारे अधिकारों की हनन हो रही है। तो कितने दिनों तक केस चला, जिसके कारण जो ज़मींदार भी होते हैं वो अपने अपने लोगों को तो भूमि का हस्तांतरित कर दिए, और किंतु उनकी और जो काम सफलता नहीं मिल पे है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वो भी छोटे थे। उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन या योग्यता का अभाव था, तो जोतों का आकार भी कम था और पूंजी भी नहीं था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनर्वितरण की नीति लागू करने भी असफल रहे। ग्रामीण भारत में निर्धन अधिकांशतः जोतों का विखंडन हो रहा है। मतलब जनसंख्या बढ़ेगा तो जो पहले 2 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा होगा, फिर उसका कट्ठा में हो जाएगा, तो वैसे तो विघटन होगा ना ज़मीन का, तो उसमें उत्पादकता कम होगी, उसमें मशीन नहीं लग पाएगी, बंजर ज़मीन उत्पादन ज़मीन का वो उसमें उपयोग भी नहीं हो पाएगा सही से। आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान का आत्महत्या की समस्या हमेशा से बनी रहती है। एक तो है उन लोग के पास पूंजी की कमी रहती है जिसके कारण ऋण लेने के विवश हो जाते हैं, और एक मानसून है। हमारी कृषि ज़्यादातर मानसून पे ही निर्भर रहती है, तो मानसून ही धोखा दे देती है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी जानवर बर्बाद करते हैं, तो उन लोग को आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदारी नहीं कर पाते। जो अनुसूचित जाति होती है एसटी और अनुसूचित एससी और एसटी जो होते हैं वो रोजगार के अवसर के लिए भागीदारी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ज्ञान और कौशल भी नहीं हो पाता। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन का एक बड़ा वर्ग है। जो मतलब शहर में निर्धन वही है जो गांव से रोजगार पाने के लिए शहरों में आए हैं प्रवास करके, और गली गली मोहल्ले चौराहे पर देखते होंगे घूमकर अपना काम करते हैं। वहीं बेरोजगार है और अनियमित मजदूर है जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य है, क्योंकि इनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य, कौशल, पर्याप्त अवसर नहीं। इनके पास संपत्ति होती है, ना कोई कौशल होता है, नहीं अवसर होता है। तो ये अनियमित मजदूर, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, कभी मतलब बहुत चीज़ों की अभाव होती है। अंतर्निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप में भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी और ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को विवश कर देते हैं। मतलब ऋण लेने को विवश हो जाते हैं, और उनकी निर्धनता, ऋण लेना तो सबसे बड़ी ये होता है, और निर्धनता होगी तो और ज़्यादा निर्धन हो जाएगा। ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम। निर्धन है तो फिर उसकी नीतियाँ और कार्य सरकार ही कैसी रही, कैसी नीतियाँ अपनाई, उसके बारे में देखते हैं। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। तो एक पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति, अवसरों की असमानताओं से होता है। दूसरी योजना 1956 से 61, उसमें भी आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। मतलब जिनको पास नहीं है कुछ भी आर्थिक विकास, उनको पास पहुंचना ही चाहिए। प्रायः सभी नीति विषयक दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा हुई है।
सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई। पहली समृद्धि आधारित रणनीति, और इस आस्था पर आधारित थी। पहले तो पैसा पूंजी निर्माण करना है तो समृद्धि आधारित रणनीति अपनाई गई थी। और दूसरा, आर्थिक समृद्धि के बाद जो था सकल घरेलू उत्पाद और प्रति मतलब जो समृद्धि था उसमें सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय लोगों को बढ़ाना था, तो वो नीति पहले अपनाई गई थी। फिर था समाज में सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था। 1950 से 1960 के दशक में आय निर्माण करना, पूंजी निर्माण करना, सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना मेन लक्ष्य था। और जब औद्योगिक विकास तीव्र दर से हुआ 1990 में, तो उस समय नीतियाँ दूसरी अपनाई गई। हरित क्रांति के माध्यम से पूर्ण कायाकल्प निश्चित ही समाज के पिछड़े वर्गों तक लाभान्वित। हरित क्रांति के कारण छोटे छोटे किसानों को भी लाभ हुआ। अपने अध्याय 2-3 में पढ़ा कि समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। मतलब जो वृद्धि तो हुई लेकिन उसकी प्रभावशाली नहीं रही है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई। जनसंख्या वृद्धि के से आय कमी हो रही है। इन कारणों से जनसंख्या तो मेन मुद्दा बना हुआ है। आज भी जनसंख्या के कारण रोज़ चर्चा होती रहती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून भी लाया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे बड़े किसानों के बीच फासला बहुत बढ़ा दिया और भूमि के पुनर्वितरण की इच्छा तथा योग्यता का अभाव था। जो हरित क्रांति भी हुई तो उसमें छोटे और बड़ी किसानों को असमानता ला दिया। अर्थशास्त्रियों के कथन अनुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। निर्धनों के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्तियाँ, मतलब जो अर्थशास्त्री है वो बोलते हैं नीतियाँ तो अपनाई गई थी लेकिन सबसे कमज़ोर वर्गों तक की नीतियों का लाभ नहीं पहुंच पाया। और निर्धनों के लिए आय और रोजगार, अर्थशास्त्री बोलते हैं नीति निर्धारक परिसंपत्तियाँ और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों को आय और रोजगार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से हो पाएगा। जो सरकार जो निर्धनता निवारण के लिए आय और रोजगार बढ़ाया जा सकता है उसके लिए ऐसा कार्यक्रम नीतियाँ बनानी होगी, उसे अच्छी तरह से लागू की जानी चाहिए। नीतियाँ तो बन जाती है पर उसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो, सब तक उसका लाभ पहुँचे, तभी ही उस नीति को कामयाब मान सकते हैं। तो दूसरी रणनीति और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में आरंभ किया गया और तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया। इसी क्रम में 1970 के दशक में चलाया गया काम 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। इस दिशा में चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित है। जो 1970 में चलाया गया था काम के बदले अनाज, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दृष्टि पर आधारित था। अब स्वरोजगार और मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य लक्ष्य माध्यम माना जा रहा है। 2008 में लागू किया गया स्वरोजगार कार्यक्रम का उदाहरण है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पहले कार्यक्रमों का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार और अवसरों का सृजन था। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋण देती थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना और क्या एक और है ना, पर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों को शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते।
जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, उसके अंतर्गत ग्रामीण या शहरी कहीं भी निम्न आय वर्ग जो परिवार है या शिक्षित कोई भी उद्यम अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो फाइनेंशियल सहायता सब्सिडी देगी सरकार। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार तथा मजदूर को रोजगार अधिक अवसरों का सृजन था। जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है वो शहरों के लिए है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित हो गया। अब जो है ना वो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन रूप में उसको स्थापित कर दिया गया। इन सभी कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जो है ना इतने कार्यक्रम इसको एक में सम्मिलित किया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। जो पहले था उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन 1990 के दशक में नीति में बदलाव आया और स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ऋण देती है सरकार और उन्हें व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन करती है स्वरोजगार कार्यक्रम बढ़ाने के लिए। इसी तरह यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना है। यह योजना अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के रूप में जानी जाती है। जो राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना है उसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के रूप में जानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। न तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाई है। एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण मनरेगा, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। 2005 में आया था। इस 100 दिनों के लिए रोजगार देती है। अगर आपको रोजगार नहीं 15 दिन तक रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए सरकार रोजगार भत्ता भी देती है। 2018-19 में 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिला है। 5 करोड़ परिवारों को 2018-19 में लाभ मिला है। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां सोचा गया विश्व में ऐसा पहला देश है जहां ये रोजगार के लिए सोचा गया। सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल पूर्ति, स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। इस विधि के अंतर्गत निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसरों के सृजन तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है। इस योजना को दस्तावेज में कहा गया है कि रोजगार के अवसरों में रोजगार के अवसर तो विस्तार हो गया, फिर भी व्यक्ति अपने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं नहीं खरीद पाते। एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उन्हें उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों से अनिवार्य होगा। अनिवार्य खाद्यान्न, पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार और विद्युत आपूर्ति। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम ये है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम है ना, वो निर्धनों को एक अनाज देती है तो सामाजिक आर्थिक राजनीति हर तरह से सरकार सबको मुख्य धारा में लाना चाहती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम सिम। और एक है मिड डे मील, मध्यावकाश भोजन योजना। ये सरकार सबको भोजन उपलब्ध कराने के लिए 3 योजना चलाती है। और एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अब हम संक्षेप में कहें तो भारत में अनेक दिशाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। मतलब कह सकते हैं ऐसे प्रगति हुई है पहले के मुकाबले। सरकार के पास विभिन्न समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी है।
केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। वृद्धा पेंशन आप लोग सुना होगा, ये सरकार की योजना नीति है। और अति निर्धन महिलाएं और अकेली विधवा भी इस योजना के अंतर्गत आती है। और स्वास्थ्य बीमा के लिए भी योजनाएं सरकार की बनाई गई हैं। और 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो मोदी सरकार जो लागू किए हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 से, जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए मतलब प्रोत्साहन किया जाता है और बचत को मतलब बचत करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। और जो सरकारी योजनाएं सहायता है, कोई भी सब्सिडी जाता है वो सीधा खाता में जाए डायरेक्ट। और प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख रुपए जीवन बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा का रक्षा का अधिकार है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। जो भी हम देखे निर्धनता निवारण का कार्यक्रम, उसका एक समीक्षा देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या और उनका प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत के काफ़ी नीचे गए। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग में अभी भी पाए जाते हैं। मतलब इतना तो सरकार की नीतियाँ बनती है निर्धनता के लिए, भूख के लिए, कुपोषण के लिए, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं को दूर करने के लिए, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इन नीतियों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यद्यपि निर्धनता निवारण नीतियों के पिछले 5.5 दशकों से निरंतर विकास होता रहा है, फिर भी इनमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। विकास तो हुआ, कार्यक्रम बना, नीति बना, लेकिन कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। कार्यक्रमों के नाम के बदलते रहे, कहीं कहीं कार्यक्रम इस सरकार की नीतियों की आलोचना हो रहा है, ठीक है। कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे और कई कई कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे, किंतु किसी भी कार्यक्रम से न तो उत्पादन परिसंपत्तियाँ, मतलब इतना तो कार्यक्रम बना, सबको मिलाकर एक नाम दे दिया गया, अलग अलग नाम बनाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ उससे, कहना चाहते हैं। और परिसंपत्ति भी नहीं सृजन हुआ, और रोजगार भी नहीं हो, मतलब जिस तरह से चाहिए रोजगार उत्पन्न भी नहीं हुआ। जो नीतियाँ बनी उनका सफल क्रियान्वयन नहीं हुआ। भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का लाभ भी गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए। परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ, भूमि का भी वितरण हुआ, तो निर्धनों को नहीं मिला, बल्कि जो मध्यम वर्ग के मजदूर होते, जो अच्छे खासे होते, उनको लाभ मिला। ये सब अधिकारियों के कारण होता है। अधिकारी जो होते हैं वो प्रशिक्षण के अभाव, भ्रष्टाचार, चेतना का अभाव, स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार दबाव के कारण, संसाधनों का दुरुपयोग के कारण वैसी नीतियाँ कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। तो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य होती है। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदायों की सूद भी नहीं ली है जो निर्धनता रेखा या उसे जरा सा ही ऊपर उठ रहे हैं। इससे भी स्पष्ट है कि केवल उच्च समृद्धि की निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं होती। निर्धनों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन
असंभव है। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेंगे। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से ही संभव हो पाता है। निर्धन की भी सबकी भागीदारी होगी सामाजिक लोगों की, तभी विकास प्रक्रियाओं में तभी विकास अच्छी से लागू हो पाएगा। रोजगार सृजन होगा, कौशल विकास होगा, स्वास्थ्य, साक्षरता, निर्धनता निवारण वो सब हो पाएगी। स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे आधारित संरचना भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। अब इस चैप्टर का निष्कर्ष देखते हैं। हम स्वतंत्रता के बाद लगभग 7 दशकों तक यात्रा कर चुके हैं। अभी हमारी नीतियों का उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। देश में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात कम है, यद्यपि इस काम के लिए बहुत विशाल धन राशियाँ आवंटित और खर्च की जा चुकी है, किंतु फिर भी लक्ष्य से बहुत दूर है। प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन स्तर में सुधार हुए हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है, लेकिन अन्य देशों से हम अभी तुलना करें तो अभी हम प्रभावहीन ही मानते हैं। यही नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। हमारी जनता के सभी वर्गों तक भी उस विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया है। सामाजिक आर्थिक कसौटियों के कारण देश के कुछ ही क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था मतलब दूसरे देशों विकसित अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं। अभी भी निर्धनता का दुष्चर्क से बहुत लोगों ग्रसित है। भारत की विकासात्मक रणनीतियों का एक मुख्य उद्देश्य निर्धनता को कम करना रहा है। न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता को पूरा करने लायक व्यक्ति उपभोग स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को निर्धनता रेखा का निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। मतलब शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। वो खाद्यान्न कैलोरी के हिसाब से है। और निर्धनों की संख्या और उनके अनुपात की तुलना की जाती है तो हमें विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समयों पर लोगों की निर्धनता के विभिन्न स्तर के बारे में पता चलता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका अनुपात पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है। 1990 के दशक में जो नीतियाँ अपनाई गई थी वो बहुत कारगर साबित हुई, बहुत, तो उससे भी निर्धनता निवारण हुआ थोड़ा बहुत। ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत और कुशल कार्यक्रम में लोग लगे रहते हैं और आय और व्यय आधारित विधि निर्धनों लोगों को अन्य गुणों पर विचार नहीं करती। कई वर्षों से सरकार निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग कर रही है: समृद्धि उन्मुख विकास, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम और निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। परिसंपत्तियों के स्वामित्व उत्पादन प्रक्रिया, निर्धनों का आधारभूत सुविधाओं देना। ये 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल 5 चैप्टर पढ़ेंगे।